हेलो थ्री फैमिली। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना, कमेंट कर देना, सुपर ऊपर चैट मार देना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो मार देना। मिलते हैं अब इसी एपिसोड में। यार मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो एपिसोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ था पिछले एपिसोड में। देन हम बात करेंगे क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि एक लोटा सा पेयर हुआ था और जिंगली और अदर लोग आते हैं और यहाँ का इसे लड़ने लगते हैं कि भाई ये फ्लावर तुझे नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यहाँ का कहता है देखो यार, तुम्हें इस फ्लावर के बारे में पता भी नहीं है। और इसके बाद वो जिंगली के कंधे पे हाथ रख कर कहता है अपनी स्टोरेज रिंग दे दो, तुम्हें फ्लावर लेना हो ले जाओ, नहीं लेना मत ले जाओ, बट मुझे जो चीज़ चाहिए वो देखनी है। तो पहले तो जिंगली और अदर लोगों को लगता था कि यहाँ कमज़ोर है, बट यहाँ की पावर देखने के बाद इनकी फट जाती है और यहाँ फिर जिंगली को छोड़ देता है कि तेरी स्टोरेज रिंग में वो चीज़ है नहीं जो मुझे चाहिए। जिसमें जिंगली ने यहाँ को थैंक यू कहा था। तो ये एपिसोड शुरू होता है जस्ट वहीं से। तो इस पल हम जिंगली को देखते हैं जो कि अपनी मूवमेंट स्किल को एक्टिवेट करके तुरंत ही दूर भाग जाता। हालांकि उसे डर लग रहा था लेकिन वो सेफ था और उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। इसीलिए ये उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी सपने से अभी अभी जाग गया हो। स्वाभाविक तौर पर वो यहाँ से कोई बदला लेने के मूड में नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने के मूड में था। जान बची तो लाखों पाए यार, बदला लेने कौन आए। जिसके बाद यहाँ के हवा में खड़ा होकर कहता है अब अगला कौन आने वाला है। देखो मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करो, अपना अपना स्टोरेज रिंग मुझे सौंप दो। जो सुनकर तो सभी लोग काफ़ी उदास हो जाते। उनका जो चेहरा था लाल पीला हरा गुलाबी हो रहा था, लेकिन वो बिना इजाज़त के जाने की हिम्मत नहीं करते। दूसरी तरफ उन्हें डर भी था कि यांगे कहीं उनकी स्टोरेज रिंग से कुछ चुरा ना ले। तभी यांगे कहता निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी स्पेस रिंग से कुछ भी उल्टा सीधा सामान नहीं लूँगा। मुझे अगर जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तुम्हारी स्टोरेज रिंग में नहीं है तो मैं कुछ नहीं लूँगा और तुम्हें स्टोरेज रिंग लौटा दूंगा। पर अगर सामान है जो मुझे चाहिए तो फिर इसके लिए तुम अपनी बदकिस्मती को ही दोष दे सकते हो कि तुम्हारे पास वो चीज़ थी। जो देखकर जो हुआ ही तुरंत ही कहता ब्रदर बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर वो चीज़ हमारे पास हुई तो हम तुम्हें दे देंगे। बाकी के जो बंदे होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ हमें बता दो, हम खुद दे देंगे वो चीज़। क्योंकि ये स्पेस रिंग नहीं देना चाहते थे। हर किसी की स्टोरेज स्पेस रिंग में अपने अपने सीक्रेट होते तो कौन भला उन्हें रिवील करना चाहेगा। तो सबकी फट रही थी। तभी यहाँ का ही कहता है देखो मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मैं 3 तक गिनूंगा, तो अगर तुमने मुझे स्टोरेज रिंग नहीं दी तो शायद मैं तुम्हें मार दूं और स्टोरेज रिंग रख लूं। यहाँ पे बाकी जो लोग थे उन्हें एक बात तो जिंगली के चेहरे को देखकर पता चल गई थी कि आंके ने उसकी स्टोरेज रिंग से कुछ लिया नहीं है, वरना वो ऐसे खुश नहीं दिखता। तभी यांका की बात सुनकर सभी लोग आखिरकार अब मरता क्या ना करता, कोई ऑप्शन नहीं था तो वो आगे बढ़ते हैं। जो यूहाई आखिरकार यांकाई को अपनी स्टोरेज रिंग निकालता है और पकड़ा देता है। यांकाई को देखते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। यांकाई थोड़ी देर उसकी स्टोरेज रिंग देखता है और फिर लौटा देता है। जो देखकर जो यूहाई काफ़ी खुश होता है क्योंकि यांकाई ने उसकी स्टोरेज रिंग से कुछ नहीं लिया था। अब जब 2 स्ट्रांग लोग पहले ही हार मान चुके थे तो बाकी के 3 जो कमज़ोर लोग थे वो कहाँ ही लड़ते। वो भी अपनी अपनी स्टोरेज रिंग यांकाई को देते हैं। यांकाई देखता है पर उसे इसमें से कुछ मिलता नहीं और यांकाई उन्हें लौटा देता है। यांकाई का इस पर मूड खराब था क्योंकि ना तो उसे कोई प्रीसियस ट्रेजर मिला, ना उसे डिस्ट्रक्शन फ्रूट मिला, और ना ही इसे क्या कहते हैं जो ट्रेजर था प्रिमोडियल ट्रेजर लोटस, इसे पिल में रिफाइन करने के लिए ज़रूरी जो मिसिंग 3 इंग्रेडिएंट थे वो भी नहीं मिले थे। तो यहाँ कहीं सोच रहा था कि अगर ये लोटस मैच्योर हो गया तो उसे इसे तोड़कर फिर सीधा ही स्वैलो करना होगा क्योंकि वो इसे पिल में रिफाइन नहीं कर पाएगा। हालांकि यहाँ का ये लास्ट ऑप्शन था। उससे पहले यहाँ ने वेट करने का सोचा था और पालथी मारकर फिर वहीं बैठ गया था। ये तय किया कि कुछ और लोग यहाँ पे जरूर आएंगे। लगभग 2 दिनों तक यहाँ बैठता है। कई सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं जो इस फ्लावर की स्मेल से और ऊपर चल रहे इवेंट से या घटनाओं से यहाँ तक आ गए थे। लेकिन यांकाई को इनसे डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो यांकाई को डरा सके। होता वही है, यांकाई ने अपने पावर के साथ डराता है, इनकी स्पेस रिंग चेक करता है और उनसे वो लोटस से जरूरी चीज़ अगर कुछ भी है तो देखता है, बट यांकाई को नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी लोग थे जो यांकाई को स्पेस रिंग देने को तैयार नहीं थे और यांकाई को फोर्सफुली उनसे वो चीज़ें छीननी पड़ती हैं और बाद में यांकाई ने लौटाता भी नहीं कि बहन के घोड़ों प्यार से मांग रहा था, नहीं दिया अब नहीं दूंगा। हालांकि यांकाई के इस चीज़ ने कई लोगों को नाराज कर दिया था, लेकिन क्योंकि यांकाई ने उनसे कुछ भी चुराया नहीं था इसीलिए कोई भी पर्सन यांकाई से लड़ना नहीं चाहता था कि भाई जब सबरा सामान ज्यों का त्यों है तो क्यों ही लड़ना है। वरना अगर यांकाई हर किसी से कुछ ना कुछ छीनता तो जरूर अनसेटिस्फैक्शन क्रिएट होता और यांकाई अपने लिए ट्रबल अट्रैक्ट करता। हालांकि लगभग 2 दिनों बाद यांकाई को मिसिंग 3 इंग्रेडिएंट में से 2 मिल गए थे। अब पिल बचा बनाने के लिए उसे सिर्फ एक मिसिंग इंग्रेडिएंट ही चाहिए था। और इस समय सब कुछ देखते हुए यांकाई को यही लग रहा था कि जो लोटस है ये भी एक दिन के अंदर मैच्योर हो जाएगा, जिसके बाद अगर लास्ट इंग्रेडिएंट उसे नहीं मिला तो उसे इसे जिंदा ही स्वैलो करना होगा क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। और अब 4 सीजन रियलम के बाहर निकलने का रास्ता बंद होने में केवल 2 ही दिन बचे थे। तो यांकाई को चिंता भी होती जा रही थी क्योंकि अब टाइम था रियल मास्टर्स के आने का। और ऐसा सोचते हुए यांकाई का चेहरा बदलता और वो एक खास डायरेक्शन की तरफ घूरने लगता है।
थोड़ी देर बाद उसके होठों में एक स्माइल थी और वो चिल्लाते हुए कहता, लगता है वे थोड़ी जल्दबाजी में आ गए हैं। जिस डायरेक्शन में यांका ने देखा था वहां पे तेज लाइट चमक रही थी और एक ऑरा निकल रहा था जो काफी स्ट्रांग था। हालांकि उस पर्सन की ओर से यांका को रियलाइज हो रहा था कि वो पर्सन यांका को टक्कर दे सकता है, लेकिन क्योंकि वो पर्सन काफी दूर था यांका उसे अभी इतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि यांका को पता नहीं था ना कि वो है कौन। लेकिन लाइट की रेस जल्दी उस माउंटेन पीक पर पहुंचती है और यांका से कुछ ही दूरी पर रुक जाती है। चमक फीकी पड़ने पर हम देखते हैं कई फिगर अपीयर होती है और जैसे ये लोग आए लगभग 30 साल का दिखने वाला एक आदमी यांका की ओर इशारा करता है और कहता है, सीनियर ब्रदर जुआंग। एक लड़की तुरंत ही कहती है, सीनियर ब्रदर जुआंग, उसी कमीने ने मुझसे और जूनियर सिस्टर जू से हमारी स्पेस रिंग को चुराया हुआ होता है। और जब ये बोल रही थी तो ग्रुप में मौजूद एक खूबसूरत लड़की अपना से हिलाकर यांका को गुस्से भरी निगाहों से घूरती है, जैसे मानो यांका ने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो जिसकी सजा मौत है। तब यांका उस लड़के और लड़की को ध्यान से देखता है। ये वही लोग थे जो कल यहाँ पर आए थे और यांका ने इनका वेलकम प्यार से किया था, लेकिन क्योंकि ये अपनी स्टोरेज रिंग दिखाने को तैयार नहीं थे, यांका ने इनसे स्टोरेज रिंग छीन ली थी और उसके बाद फोर्सफुली उस स्टोरेज रिंग को देखा था। तो ये लोग नाराज हो गए थे और यांका तुरंत ही कहते, ओह, तो मुझे पता नहीं था कि आप दोनों ही लोग ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल से हैं। लगता है मैंने कुछ डिसरिस्पेक्ट कर दी। और खैर छोड़ो, वो तो छोटी बातें थी, बात बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑर्थोडॉक्सी जो टेम्पल था वो साउथ टेरिटरी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेक्ट था। तो ये जो उस सेक्ट के डिसाइबल्स थे वो ऐसे लूट पाट को, उनकी बेइज्जती किए जाने को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे। तो जब यांकन ने लूटा तो ये चले गए अपने सीनियर ब्रदर के पास, जो वो फैंग के पास, कि ब्रदर इस बंदे ने मुझे लूटा है तो इससे बदला लो, है ना। जैसे नहीं होता है कि बच्चा पीट दो तो वो बच्चा अपने बाप को बुला लाता है कि पापा देखो इसने मुझे पेला है, तो वही वाला। उन्हें यकीन था कि उनका जो सीनियर ब्रदर है वो यांका से उन्हें मुआवजा दिलाएगा। साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं था, इसके अलावा यहाँ पे वो मिस्टीरियस फ्लावर भी था। तो वो अपने झोवू फैंग को यहाँ पर बुलाकर फ्लावर को भी हासिल करना चाहते थे और यांका से भी अपना रिवेंज लेना चाहते थे, यानी कि एक तीर से दो निशाने। तब यांका कहते, ओह वाह, तुम लोग पूरा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। दूसरा वो लौंडा तुरंत ही कहता है, ये मत सोचो बच्चे कि तुम इस बार बच जाओगे। और तो और, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बातों से मेरे ब्रदर को मना सकते हो? जल्दी से अपनी गलती मान लो, घुटनों के बल बैठ जाओ, उन्हें घुटने टेक कर 3 बार प्रणाम करो, अपने गाल में एक थप्पड़ मारो और इसके बाद हमारे बिग ब्रदर बड़े दिल के न्यायप्रिय इंसान है, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो कमज़ोरों को नहीं धमकाते। लेकिन अगर तुम अड़ियल बने रहे तो कल जिस तरीके से यह बंदा डरा हुआ था उसके कंपैरिजन में आज ये बंदा बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कुत्ते को पीछे मालिक मिल गया हो जो उसका पट्टा पकड़े हुए और वो किसी पे भी भौंक सकता है। तब यहाँ के कहता है, दोस्त तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आया। जो देखकर ये आदमी कहता है, ना समझ बनने का नाटक मत करो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुमने क्या किया है। हे, तब यहाँ के हंसता है और अपनी निगाहें जुआंग वू फैंग की ओर घुमाता है और पूछता है, ब्रदर जुआंग, क्या आप यही चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा जुआंग वू फैंग जब से यहाँ पे आया था उसकी नजरें यांकाई, फिर फ्लावर, फिर यांकाई पे ही घूम रही थी। हालांकि वो यहाँ पे सबसे पावरफुल पर्सन था और ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल का एक सबसे टैलेंटेड डिसाइबल भी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये फ्लावर क्या है। हालांकि कुछ मन में शंकाएं थी पर वो कंफर्म नहीं था। दूसरी बात उसके दिमाग में यह थी कि यांकाई का पावर लेवल फर्स्ट लेवल दाओ सोर्स लेवल पर था, फिर भी यांकाई ने उसके जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। और अगर ये बात उसके जूनियर ब्रदर और सिस्टर ने खुद आकर उसे न बताई होती तो वो तो कभी भी इस बात पर बिलीव ही ना करता कि यांकाई जैसा कोई पर्सन उन्हें हरा सकता है। जुआंग वू फैन आईब्रो चढ़ाकर यांकाई को देखते हुए कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस लिटिल फ्रेंड को किस नाम से बुलाना है? हालांकि वो अपनी जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर का रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे आया था, पर उसने थोड़ा अपनी इंटेंट को पोलाइट रखा था। उसने सीधे तौर पर यांकाई के ऊपर धावा नहीं बोला, ना ही वो नाराज हुआ। तभी अपना बंदा कहता है यांकाई और ग्रीट करता है, जो देखकर जुआंग तुरंत ही कहता है, ये जुआंग तुम्हारा नाम याद रखेगा। ब्रदर यांग एजोर सन टेम्पल से जुड़े थे, सही कहा ना? जुआंग वू फैन का चेहरा थोड़ा उलझन से भरा था, लेकिन मैंने ब्रदर यांग जैसे किसी पर्सन को एजोर सन टेम्पल से जुड़े होने के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो क्या? तभी यांग कहता है, ब्रदर जुआन, आपका जो नॉलेज है वो तो काफ़ी अच्छा है। आप सही कह रहे हैं, मैं एजोर सन टेम्पल से छुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बस उनके साथ, उनके ही ग्रुप के साथ यहाँ तक आया हूँ। यांग का एजोर सन टेम्पल के ग्रुप के साथ आया था, लेकिन जुआन वू फैन ये पहला पर्सन था जिसे याद था कि यांग का एजोर सन टेम्पल के साथ आया था। हालांकि उस नेमलेस वैली में बहुत सारे लोग थे, उन सभी लोगों में से सबके ऊपर नज़र सिर्फ एक बार ही पड़ी होगी,
फिर भी किसी बंदे को ये याद रह जाना कि कौन पर्सन किस ग्रुप में था और कब आया था, ये एक सराहनीय चीज थी जिसकी तारीफ तो बनती थी। यहाँ के तुरंत कहता आपने एज्योर सन टेम्पल में मेरे बारे में इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि मैं एज्योर सन टेम्पल से बिलोंग नहीं करता। कुछ अपने खास रीजन्स के कारण मैं एल्डर गांव के साथ यहाँ पर आ पाया हूँ। जो सुनकर जुआंग वू फैन थोड़ा सा शांत होता और कहता है ओह अच्छा। अब उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था कि यहाँ के एज्योर सन टेम्पल के किसी भी हाई लेवल के एल्डर या अथॉरिटी से जुड़ा हुआ पर्सन नहीं है, बस यहाँ का कोई पर्सनल रिलेशन होंगे जिसके कारण यहाँ का यहाँ तक आ पाया। कुछ देर बाद जुआंग वू फैन आगे कहता है असल में जुआंग लिटिल ब्रदर और लिटिल सिस्टर को ब्रदर यांग के यहाँ तो मामूली नुकसान जो हुआ था उसके लिए अपर्याप्त कुशलता के लिए ही जिम्मेदार ठहरा सकता है कि उसके जूनियर ब्रदर और सिस्टर इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो ब्रदर यांग के खिलाफ फाइट कर पाते। और अपनी फाइट की शिकायत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं, अगर हारे हो तो गलती तुम्हारी है और मैं यहाँ पे उनके लिए न्याय मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ब्रदर यांग इस बात को समझेंगे। यहाँ पे हम देख सकते थे कि जुआंग ने बिल्कुल भी एरोगेंस तो नहीं की होती यांकाई के सामने, इवन कि भले यांकाई का पावर लेवल उससे कम था, वो एकदम पोलाइटली यांकाई से बात कर रहा था। इवन कि उसके जो जूनियर्स थे वो एम्बेरस हुए थे। यांकाई द्वारा कल हराए गए जो लड़के और लड़की थे उनके चेहरे के इंप्रेशन काफी उदास होते हैं, या कहे तो चेहरा ही लाल होता है। तब यांकाई कहता है मैं समझ गया। यांकाई को यह भी रियलाइज हुआ कि बंदा सच में काफी पोलाइट है और यांकाई के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन तभी जुआंग कहता है कि देखो पर मैं उनका सीनियर ब्रदर हूँ, इसलिए मुझे सीनियर ब्रदर की तरह व्यवहार करना होगा। और सीरियस होकर कहता है मेरे लिटिल ब्रदर और लिटिल सिस्टर ने मेरी मदद मांगी है, इसलिए जुआंग अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकता। आखिरकार अपने लिटिल ब्रदर और लिटिल सिस्टर को प्रोटेक्ट करना एक बिग ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जो देखकर उसके पीछे जो उसके जूनियर ब्रदर्स थे और सिस्टर्स वो या उसे ऐसे देख रहे होते जैसे मानो वो किसी स्ट्रॉन्ग माउंटेन को देख रहे हो जो उनके लिए सारी नदियों को रोक सकता है। तभी जुआंग कहता है ब्रदर यांग इस मामले को सुलझाने के लिए फिर आपके पास क्या सुझाव है। क्योंकि यांकाई का पावर लेवल उससे वीक था तो वो यांकाई पर अब धौंस नहीं जमाना चाहता था और ये नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि वीक लोगों पर वो अपनी पावर शो करता है। इसलिए वो यांकाई से पूछता है कि तरीका तुम बताओ। तभी यांकाई कहता तो क्या ब्रदर जुआंग ने इनकी पूरी बात सुन ली, जिस पर जुआंग वूफैंग तुरंत ही कहता बिल्कुल हाँ, उन्होंने क्लियरली कहा कि ब्रदर यांग ने उन पर अटैक किया, उन्हें कंट्रोल किया और उन्हें लूट लिया। जो देखकर यांकाई कहता ओ हाँ, मैं उन्हें कंट्रोल करने के बारे में नहीं कहूँगा कि हाँ मैंने उन्हें कंट्रोल किया था, लेकिन जहाँ तक बात है लूटपाट की, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। मैंने कोई लूटपाट नहीं की। जो देखकर जुआंग वूफैन नाराजगी से अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए और गुस्से में कहता है क्या बात है, क्या ब्रदर एक्शन लेने को तैयार है, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो देखकर यांकाई कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बात बस इतनी है कि जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं इसे एक्सेप्ट करूं क्यों। जिसके बाद यांकाई एकदम मासूमियत से उस आदमी और उस औरत की तरफ देखता है और कहता है आप दोनों कहते हैं कि मैंने आपको लूटा है ना, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने वास्तव में क्या खोया और मैंने कौन सी चीज़ आपसे लूटी। ये सुनकर तो वो हैरान रह जाते हैं। ये वास्तव में एक बात थी कि उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ भी नहीं खोया था। यांकाई ने उनके स्पेस रिंग को छीन लिया था, जांच की थी और वापस उन्हें लौटा दी थी, लेकिन ये बात उन्होंने जुआंग वूफैंग को नहीं बताई थी। तभी यांकाई उनके इंप्रेशन देखता है और फिर हंसते हुए कहता है लगता है ब्रदर जुआन आपने अभी भी पूरी कहानी नहीं सुनी। जुआंग वूफैन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो उस आदमी को पूछते हुए कहता है क्या हुआ, जिस पर पर्सन जवाब देने में असमर्थ था और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। तभी जुआंग वूफैन उस लड़की की तरफ देखता और कहता है लिटिल सिस्टर जू, क्या आपसे कुछ चोरी हुआ। जिस पे जू नाम की लड़की होंठ काटती और इन इच्छा से सहलाती कहती नहीं मेरे से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तभी यांकाई बीच में ही काटते हुए कहता बस इतनी सी ही बात है, उनका कुछ भी चोरी नहीं हुआ तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने उन्हें लूटा है। जहाँ तक उन पर हमले की बात है वो एक साधना या बिना संघर्ष के कैसे हो सकता था। अगर मैंने इन्हें मारा होता पीटा होता तो क्या ये इस लेवल पे खड़े होते। मैंने बस इनसे इनकी स्टोरेज रिंग चेक करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। जहाँ तक उन्हें कंट्रोल करने की बात है तो हाँ इसकी एक वजह थी। तभी जुआंग वूफैन कहता है क्या ये तुम्हारे पीछे मौजूद उस फ्लावर की वजह से था। बंदा काफ़ी तेज दिमाग का था। तभी यांकाई कहता है जी हाँ। ब्रदर जुआंग की नज़र काफ़ी तेज है, शायद वो देख सकते हैं कि ये फ्लावर अभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ। इससे पहले इसे तोड़ना इसके इंग्रेडिएंट के नुकसान और इसके एट्रीब्यूट को ख़त्म कर देने जैसा होता, और इसीलिए मैं इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि कोई भी ना समझ इंसान इसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे कई लोगों को यहाँ से निकाला और जब कल आपके लिटिल ब्रदर और लिटिल सिस्टर आए तो उनके साथ भी वही हुआ। तभी जुआंग वूफैन कहता बस आपको आगे कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि यहाँ क्या हुआ होगा। और गुस्से में अपने लिटिल ब्रदर और सिस्टर को देखता है। दोनों ही ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के डिसाइबल थे। वो यहाँ पे आए और शायद किसी भी कीमत पे यांकाई के लो लेवल को देखकर उन्होंने यांकाई के खिलाफ साजिश रची और इस फ्लावर को तोड़ने की कोशिश की होगी, पर यांकाई ने इन्हें भगा दिया होगा।
और क्योंकि इनकी डिसरिस्पेक्ट हो गई थी तो इन्होंने यांग से बदला लेने के लिए ये बात जुआंग वू फैन तक पहुंचाई। तभी यांग कहता है अच्छा हुआ कि ब्रदर जुआंग समझ गए। तभी जुआंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, तो चलो अब शुरू करते हैं। जो देख के यांग कहता है हाँ क्या मैंने आपको इतनी बड़ी मुश्किल से समझाया, आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया? जिसमें जुआंग वू फैन कहता है मुझे पूरी कहानी शुरू से अंत तक समझ आ गई है, और ये लड़ाई मेरे लिटिल ब्रदर या लिटिल सिस्टर के लिए नहीं बल्कि उस फ्लावर के लिए है। जो जीतेगा फ्लावर उसका। आखिरकार हमें अभी ये भी तो तय करना है। और ऐसा कहते वो अपनी सोर्स को अनलिस करता है और यांग काई की तरफ अपनी स्पीड से बढ़ जाता है। साथ ही आगे बढ़ते वो तुरंत ही कहता है हालांकि ब्रदर यांग ने इसे खोजा, इसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन अभी तक इसे आपने तोड़ा नहीं है, इसीलिए इस पर आपका अधिकार नहीं। मैं इस फ्लावर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता, मैं भी इस पर अपना कब्जा चाहता हूँ। तभी यांग काई थोड़ा हैरान होकर कहता भले ही मैं ये एक्सेप्ट करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, लेकिन ब्रदर जुआंग काफ़ी अच्छे और नेक दिल इंसान है, कम से कम उन लोगों से तो लाख बेहतर जो मुंह में मीठे और दिल में कपट छिपा कर बैठते हैं। आपका कैरेक्टर मुझे पसंद आया, लेकिन मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है? यांग काई जुआंग फैंग की तरफ देखता है। जो देखकर जुआंग यू फैन तुरंत ही कहता है अगर ब्रदर यांग उन्हें लगता है कि वो मुझे हरा नहीं सकते तो आप अभी जा सकते हैं। ये जो जुआंग है वह वैसे भी कमज़ोरों को धमकाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ब्रदर यांग काई के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। जो देख के यांग काई कहता है ऐसा लगता है कि बात करने के लिए अब कोई रास्ता नहीं, तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। यांग काई खड़ा होता है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है जिसने एक क्रिएट किया होता है स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, और सीधा यांग काई आसमान की तरफ उड़ जाता है। जो देखकर जुआंग वू फैन की आंखें इससे खुड़ जाती है और वो तुरंत ही कहता है ब्रदर यांग तो सचमुच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोई सरप्राइज की बात नहीं कि मेरे लिटिल सिस्टर और लिटिल ब्रदर आपके हाथों हार गए, इवन कि वो मर भी जाते तो यह गलत नहीं होता। तभी यांग कहता हाँ ब्रदर जुआंग, तो सावधान रहें, कहीं आप भी ऐसे ही शर्मनाक सिचुएशन में ना पड़ जाए, यांग ने हंसते हुए कहा था और अपनी फिस्ट को जोर से घुमाते हुए इतनी जोर से हिट किया था कि मानो पूरी दुनिया ही सेटर कर देना चाहता हो। इवन के जुआंग वू फैन के सिर के ऊपर ऐसे आंख गाई झपटता है जैसे मानो कोई बड़ा सा माउंटेन उसके सिर पर गिर रहा हो। तभी जुआंग वू फैन कहता है तुम सभी लोग पीछे हट जाओ और जल्दबाजी में दखलंदाजी मत करना। जुआंग वू फैन का ऑर्डर मिलते ही सभी पीछे हट जाते हैं और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग विंड अटैक होता है जो यांग काई के ऊपर पलटवार करता है और दो अटैक आपस में टकराते हैं और गायब हो जाते हैं। दोनों ही लोग अपनी पूरी पावर के साथ लड़ रहे थे। साथ ही इस पल जुआंग वू फैन के हाथ से निकला हुआ उसका जो विंड अटैक था, जो पाम से निकल रहा था, वो एकदम फ्लड ड्रैगन में बदल गया था जो यांग काई को निगल लेना चाहता था। और ये क्लियरली दिख रहा था कि उसने एक अपर हैंड हासिल कर लिया जिससे जुआंग वू फैन जरा भी खुश नहीं होता। बस वो यांग काई को आईब्रो से कोड़ कर देख रहा होता क्योंकि उसे लग रहा था कि चाहे उसका अटैक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो यांग काई को इतनी आसानी से तो नहीं हरा पाएगा। तभी अचानक आवाज़ आती है ब्रदर जुआंग मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे यह बैटल जल्द से जल्द एंड करना होगा क्योंकि आपका तो एक ही दुश्मन है लेकिन मेरे कई दुश्मन हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। और ऐसा कहते हुए यांग काई जल्दी से जुआंग वू फैन की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी फिस्ट अटैक पाम अटैक में बदलती है और जुआंग वू फैन के पाम अटैक पर हिट कर देती है। और जैसे ही दोनों पाम आपस में टकराती है एक एनर्जी का फ्लैक्चुएशन क्रिएट होता है और एक शॉक वेव रिलीज होती है ब्लास्ट के साथ जो सभी डायरेक्शन में फैल जाती है। जुआंग वू फैन को तो ऐसा लगा होता है जैसे मानो उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, जमीन में मकड़ी के धमाके की तरह जो होते हैं वो जाले पड़ जाते हैं। जो देखकर जुआंग वू फैन तुरंत ही कहता है सोर्स एनर्जी कंपटीशन। वो यांग काई के इरादे समझ गया था। ये कंपटीशन न केवल फर्स्ट लेवल के दाव सोर्स लेवल के होने के बाद भी यांग काई कर रहा था, जिसमें उसने सभी हिडन आर्ट्स और अपनी आर्टिफैक्ट की पावर को यूज़ करना एकदम इग्नोर कर दिया था और वो बैटल के सबसे क्रूअल पाथ यानी कि सोर्स एनर्जी के साथ लड़ना चाह रहा था, जिससे विजेता का फैसला करना निसंदेह सबसे तेज होगा क्योंकि कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी पीछे नहीं हट सकता। आप अटैक से डॉच नहीं कर सकते, आपको उससे टक्कर लेनी ही होगी और जो जितनी बार टक्कर के बाद बचा रहेगा वो वही जीतेगा। लेकिन उसे यही लग रहा था कि यांग काई के पास लड़ने का इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। जुआंग वू फैन मन ही मन चौंकता है, चेहरे पर थोड़े गुस्से भरे इंप्रेशन थे क्योंकि उसे लगा कि उसने यांग काई को कम करके आंका और पाम अटैक को आगे बढ़ाता है। दूसरी ओर अपने पाम को सीधा करते हुए यांग काई भी सामने की तरफ जुआंग वू फैन को हिट करता है और जुआंग वू फैन अपने पाम अटैक के साथ चार्ज करता है सन मून रिवर्स स्पेल। अब आखिरकार जुआंग वू फैन दाओ सोर्स लेवल का ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल का एक टैलेंटेड बंदा था, फिर भी जियासेंग बूचांग से अलग था। हालांकि उसकी जो सार्वजनिक ग्लोरी थी वो अभी भी कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन सभी ग्रेड सेट के डिसाइबल्स और सीनियर्स को 99% यकीन था कि जियासेंग के पास किसी टाइप की स्पेशल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है।
लेकिन वो वास्तव में क्या थी वो एजोर सन टेम्पल के डिसाइबल्स को ही पता हो सकती थी। और यह कहने की जरूरत नहीं थी कि बूचांग के पास भी है इन और यांग ट्विन बॉडी आर्ट, जिसका उसके पास फायदा है। लेकिन 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 जुआन वू फैन के पास ऐसी कोई बॉडी नहीं थी। फिर भी वो अपने सेक्ट के दाव सोर्स लेवल के कल्टीवेटर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग पिलर था और सेक्ट का टैलेंटेड बंदा भी। इसीलिए बिना किसी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के भी उसके पास जिया सेंग और बू चांग के बराबर ही दर्जा था और लोग उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। इवन कि उसने बू चांग के खिलाफ कई बार बिना हारे लड़ाई लड़ी थी, जो कि उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बताती थी। साथ ही ये उस तरीके का पर्सन भी था जो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करता था अपनी स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए दुगनी मेहनत। साथ ही थर्ड लेवल के एम्पर लेवल के कुछ मास्टर्स ने यह भी कहा था कि जुआंग वू फैन कड़ी मेहनत के कारण और हाई लेवल को भी हासिल करेगा। जुआन वू फैन को सबसे ज़्यादा प्राउड अपनी सोर्स एनर्जी की प्योरिटी और कंडेंसिंग पावर पर ही था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके लेवल पर कोई भी एनर्जी को प्योर नहीं रख सकता और कंडेंस नहीं कर सकता। और इसी के कारण वो जिया सेंग और बूचांग के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो पाता था। लेकिन अब कोई ऐसा पर्सन था जो उसी लेवल से थोड़ा वीक था और उसकी कंडेंसिंग पावर सोर्स एनर्जी पावर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जबकि उसका पावर लेवल फर्स्ट लेवल के दाव सोर्स लेवल पर था। भले जुआंग बू फैन कितना भी ज़्यादा शांत स्वभाव का बंदा हो, लेकिन इस पल उसे गुस्सा आ रहा था, थोड़ी झिझक भी आ रही थी और इसीलिए उसने अपने सबसे पावरफुल हिडन आर्ट सन मून रिवर्स स्पेल का यूज़ किया था। तभी हम देखते हैं कि जब यह बंदा अपने सेकंड पावर अटैक को यांकाई की तरफ बढ़ाता है, तो अब इस पल तक यांकाई भी सीरियस हो गया था। उसे पता था कि इस बंदे के साथ चिट चैट वाला बैटल करके कोई फायदा होगा नहीं। और अगले ही पल यांकाई की डेंटियान में ब्लास्ट की आवाज़ आती है। यांकाई ने लगभग प्योर 1 दर्जन प्लस गोल्डन ब्लड को एकदम फोर्सफुली ब्लास्ट कर दिया था, जिससे प्योर सोर्स की यांकाई की पूरी बॉडी में फैलने लगती है और यांकाई का ऑरा एकदम चमकता हुआ गोल्डन हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगते हैं जुआंग वू फैन के पीछे पीछे। यहाँ ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के सभी डिसाइबल भी हैरान रह जाते हैं। उनकी निगाहें हैरानगी से यांकाई और जुआंग वू फैन की तरफ घूम रही थी, जो एक दूसरे के साथ पाम अटैक से टकराए हुए थे। वो ये देखना चाहते थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे हटेगा। दूसरी तरफ एक तरफ सोर्स कोई थी व्हाइट कलर की, दूसरी तरफ थी गोल्डन कलर की। दोनों एक दूसरे को सप्रेस कर रही थी। इस पल तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो टाइम भी रुक सा गया हो। बाकी के जो ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के डिसाइबल होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं, क्या वो सीनियर ब्रदर जुआंग के साथ सोर्स कोई का कंपटीशन कर सकता है? वास्तव में क्या वो इतना टैलेंटेड और पावरफुल है? लेकिन क्या वो फर्स्ट लेवल दाव सोर्स लेवल पर नहीं है? क्या वो थर्ड लेवल के दाव सोर्स लेवल के पर्सन से कॉम्पीट कर पाएगा? क्या वास्तव में ये सुअर शेर होने का नाटक कर रहा है या शेर सुअर बन के घूम रहा है? लेकिन सच चाहे कुछ भी हो, आज सीनियर ब्रदर जुआंग उसे जल्द से जल्द सबक सिखा ही देंगे। ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल को अपने सीनियर ब्रदर पर पूरा भरोसा था, लेकिन हालात उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं बदलते। जुआंग वू फैन यांकाई को तुरंत पीछे नहीं धकेलता, बल्कि दोनों अपनी जगह पर ही डटे रहते हैं। टाइम बीतने के साथ साथ अब जुआंग वू फैन का चेहरा थोड़ा सा उदास होता जा रहा था, जबकि यांकाई का चेहरा अभी भी ज्यों का त्यों ही था। अब जाकर जुआन वू फैन को समझ आया कि यांकाई ने इतनी मेहनत से समझाने की कोशिश क्यों की। वो इसीलिए था क्योंकि वो उससे डरता था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो उससे डरता था, बल्कि इसलिए था कि अगर लड़ाई टाली जा सकती है तो यांकाई लड़ना नहीं चाहता था। यानी कि यांकाई की फट नहीं रही थी, बस यांकाई समझा रहा था कि बहन के घोड़े हम तुम्हें नहीं फाड़ना चाहते। और इस पल उसे याद आता है यांकाई की वो बात जब यांकाई ने कहा कि भले ही तुम्हारा दुश्मन एक है, मेरे कई सारे हैं, इसीलिए यह बैटल मैं जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ। और शायद यांकाई के कहने का यह मतलब था कि यह जो फ्लावर है वो उसका ही है और उसने इस पर अपना अधिकार जमा लिया और उसे इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी कई लोगों से लड़ना होगा, जिसमें बूचांग, जियाओ चैन, लैन जुन जैसे पावरफुल पर्सन भी शामिल होंगे। इसी कारण से यांकाई लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था और उसके लिए उसने सोर्स कुई का कॉम्पिटिशन को चूज किया था, क्योंकि ये इकलौती चीज थी जो बैटल के रिजल्ट को जल्द से जल्द डिसाइड कर सकती थी। दूसरी तरफ अपने सामने मौजूद इन आंखों को देखते हुए जुआन वू फैन को पहले ही रियलाइज हो गया था कि वो ये बैटल हार चुका है। इस बैटल को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब तक उसके साथ जो कॉम्पिटिट कर रहा था उसकी सोर्स कोई उससे 2 लेवल नीचे थी, फिर भी अभी तक टिका हुआ था। अगर जुआन वू फैन अभी भी इस पागल लड़के की लिमिट को नहीं जानता तो फिर उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं होता। साथ ही वो ये भी सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया में ऐसे भी पागल लोग होते हैं क्या, यांकाई के जैसे, जो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर को रखते हो, वो भी इतनी वीक बॉडी में। दूसरी तरफ इस पल तक अब बैलेंस जो पहले से बना हुआ था वो ब्रेक हो जाता है और गोल्डन लाइट व्हाइट लाइट पर हावी होने लगती, जो देखकर ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के जो लोग थे वो तो एकदम हैरान रह गए थे और वो तुरंत ही कहते, क्या सीनियर ब्रदर जुआंग को दबाया जा रहा है? ये लड़का कहाँ से आया है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीनियर ब्रदर जुआंग दया दिखा रहे होंगे,
सीनियर ब्रदर ये हमेशा ही काइंड और पोलाइट पर्सन रहे हैं, वो भला इस चूतिया से कैसे हार सकते हैं। हाँ हाँ, मैं भी इस बात पर बिलीव नहीं करता। देखो तो सीनियर ब्रदर वुफेंग ने अपनी फाइटिंग इंटेंट छोड़ दिया और वो उससे लड़ना नहीं चाह रहे हैं, वरना ये बंदा कभी भी उन्हें नहीं हरा पाता। हालांकि इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो आगे बढ़कर मदद करना चाहते थे, लेकिन कोई आगे नहीं आता, इसलिए क्योंकि जुआंग वुफेन ने मना किया था और इस कंपटीशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। वे अपने सीनियर ब्रदर के वर्ड्स को महत्व देते थे, इसीलिए कोई भी उस ऑर्डर को डिसओबे या इग्नोर नहीं करता। तब यांग कहता है ब्रदर जुआंग सरेंडर कर दो, और यांग की बॉडी से निकलने वाली गोल्डन लाइट और तेज हो जाती है, जिससे ये जुआंग वुफेन और ज़्यादा सप्रेस होने लगता है। हालांकि यांग का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तुरंत ही कहता है कि अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो आप खुद को नुकसान पहुंचा लोगे, क्योंकि आपकी कोई कमज़ोर हो जाएगी और उस चक्कर में मेरी कोई आप पर हावी हो सकती है। जुआन लेकिन जो जुआन वुफेंग था उसने यांग की बात को सीधे तौर पर इग्नोर मार दिया था, इवन कि उसने यांग की बात पर ध्यान भी नहीं दिया और तुरंत ही कहता है जुआंग की डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई भी वर्ड नहीं है। जो देख के आगे कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, अब आगे तुम खुद के लिए खुद जिम्मेदार हो गए। ऐसा कहते हो यांग की बॉडी कांपती है और एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन था वो बढ़ने लगता है। यांग की बॉडी से रिलीज हो रही व्हाइट लाइट ने गोल्डन लाइट ने व्हाइट लाइट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। इवन की वो जगह जहां जुआंग वुफेन खड़ा था उस जगह को भी घेर लिया था, जिससे एक बड़ा गड्ढा हो गया था जो चौड़ा होता जा रहा था। ब्लास्टर्स की आवाज आ रही थी और चारों तरफ मिट्टियां ही मिट्टियां फैल गई थी। अचानक चकाचौंध भरी रोशनी से एक फिगर निकलती है जो खून से लथपथ हालत में कांपती हुई दिख रही थी और मुश्किल से स्थिर खड़ी हो पाती है। ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के डिसाइबल काफी हैरान थे और टकटकी लगाकर सदमे से सामने की तरफ देखते हैं। उन्हें लगा कि उस जगह पर जो खड़ा है वो पर्सन शायद यांग का ही था। हालांकि वो क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, पर अंदाजा लगा सकते थे। अपनी निगाहों के नीचे वो गड्ढे की तरफ देखते हैं तो वहां पे जुआंग वुफेन घुटने के बल बैठा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, पूरी बॉडी खून से लथपथ और हालत काफी काइंड लग रही थी। वो तुरंत ही चिल्लाकर कहते सीनियर ब्रदर जुआंग। पर जुआंग वुफेन के अंदर अब उन्हें जवाब देने की कोई ताकत नहीं थी। उसकी बॉडी अपनी जगह पर थी, कांप रही थी, लड़खड़ा रहा था। सिर उठाकर यांग को देखता है तो आंखों में काफी हार्ड इंप्रेशन होते हैं कि आखिर इतना ताकतवर कैसे होता है। तभी यांग कहता है ये मेरे लिए सम्मान की बात है। जुआंग वुफेन यांग को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ पिल्स अपनी स्टोरेज रिंग से निकालता है और उन्हें गटक जाता है और हीलिंग के लिए वहीं क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। दूसरा ऑर्थोडॉक्सी टेम्पल के जो डिसाइबल थे वो यांग को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो अपने जानी दुश्मन को देख रहे हो और यांग को मार देना चाहते हो। लेकिन ये लोग शौक भी थे, क्योंकि उन्होंने देखा था यांग केवल फर्स्ट लेवल दाओ सोर्स लेवल पर था, पर सीनियर ब्रदर झांग बू को हरा दिया। उसके सामने कंपटीशन में भले ही रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, उन्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ा था कि यांग दमदार है और अगर वो जुआन वुफेंग को हरा सकता है तो उनमें से किसी को भी हरा सकता है। इवन कि जिस स्पीड से उसने उन्हें हरा दिया है उस स्पीड को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पे बू चांग होते या जिया सेंग होता तो क्या वो भी ब्रदर फेंग को इस स्पीड से हरा पाते? पॉसिबल लग नहीं रहा था। साथ ही एक और चीज तय हो गई थी कि यांग उनके सीनियर ब्रदर से काफी पावरफुल है, क्योंकि यांग फर्स्ट लेवल दाओ सोर्स लेवल पर है। अगर ये बंदा थर्ड लेवल पर पहुंच जाए तो क्या इसकी पावर अनइमेजिनेबल नहीं होगी? वो तुरंत ही कहते हैं शायद ये लड़का स्टार बाउंड्री का एक नया ब्राइट स्टार बनेगा, एक ऐसा स्टार जो एक दिन पूरी स्टार बाउंड्री को चौंका देगा। दूसरी तरफ यांग भी पालथी मारकर बैठता है, स्पेस रिंग से कुछ पिल निकालकर उन्हें मुंह में ठूस लेता। हालांकि उसकी हालत जुआंग वुफेन से काफी बेहतर थी, लेकिन उसे भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, यानी कि कहीं तो एनर्जी कम हुई थी, तो उसे भी अभी भी खुद को हील करना था, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि उसे इससे भी खतरनाक बैटल लड़ना पड़े। तो जल्द से जल्द ठीक होने और रिलैक्स होने की उसे जरूरत थी। दोस्त अब जुआंग वुफेन के बारे में यांग को यही लग रहा था कि यह बंदा एक अच्छे दिल वाला बंदा है, ऐसा कोई कमीना बंदा है नहीं। तो अगर वो इसे हरा देगा तो ये उस लोटस की तरफ फिर नहीं देखेगा। वो लोटस अब यांग का ही होगा और वो यहाँ से चला जाएगा। तभी अचानक एक आवाज आती है, चिल्लाने की दो चीखें निकलती हैं और पर्सन बोलता है मैं सोच रहा था कि यहाँ इतना शोर क्यों है, लेकिन पता चला कि यहाँ तो तुम दोनों हो। इस आवाज को सुनकर यांग अपनी आंखें खोलता और स्माइल करते हुए कहता है ओ ब्रदर जिया, ये आप हैं। यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिया सेंग था। इस पर यांग थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था। यांग अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ था कि कहीं इस समय बू चांग अपेयर ना हो जाए, क्योंकि यांग फुल्ली ठीक नहीं हुआ था और इस समय वो टाइम चाहता था, और बू चांग अगर आ जाता तो मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता था। लेकिन क्योंकि जिया यहाँ पे आया था, अभी भी मामला संभालना थोड़ा आसान था। तभी हम देखते हैं जिया सेंग कहता अगर मैं नहीं तो और कौन हो सकता है, और हल्की सी स्माइल के साथ यांग को देखते हुए कहता है कि वैसे भी एग्जिट गेट बंद होने वाला है। मैं जिया सबसे पहले यहाँ आकर अपने छोटे भाई और बहनों का इंतजार करना चाहता था ताकि हम साथ में वापस जा सके, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक यहाँ पे एक डिवाइन ट्रेजर अपेयर हो जाएगा
और इतना बड़ा बैटल मुझे देखने को मिलेगा। मैं भी इस मजे में शामिल होने के लिए उड़कर यहाँ आ गया। बोलते उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और वो तुरंत ही कहता है, ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच की लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है और बैटल काफी भयंकर था लगता है। सत्य उसकी आवाज़ हैरान थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग काई की ताकत में जुआंग वू फैन के बराबर होगी। पहले हालांकि वो यांग काई को रिस्पेक्ट देता था, लेकिन जिया सेंग को लगता था कि यांग काई और उसके जैसे लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ही लोग उसके बराबर खड़े हो सकते हैं, यानी कि जिया सेंग के बराबर। वो यांग काई को अपने बराबर नहीं समझता था, इज्जत दे देता था, वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों में जुआंग वू फैन निश्चित तौर पर एक था जो उसकी बराबरी पर खड़े होने के लिए क्वालिफाई था। लेकिन अब ऐसा लगा कि यांग काई ने जुआंग वू फैन के साथ बराबरी से मुकाबला किया, जो कि एक चौंकाने वाली बात थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस फाइट में पल्ला किसका भारी था, लेकिन जो भी रिजल्ट था उसे देखकर वो अंदाजा लगा सकता था कि यांग काई की ताकत आइकॉनिक है। साथ ये बोलते उसकी जो नजर होती है प्रमोडियल ट्रेजर लोटस पर पड़ती है और आंखें चमक उठती है और वो तुरंत ही कहते, ओह तो यह जरूर कुछ अच्छा होगा, क्या तुम जानते हो ये क्या है? और ऐसा कहते वो पीछे जियाओ वाई की तरफ देखता है जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। यह क्लियर नहीं था कि वे दोनों कब मिले, लेकिन जाहिर है कि वे किसी टाइम पे मिले थे और अब मूरोंग जियो जियो के साथ दिखाई दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा। जियाओ वाई पास ही खड़े हुए होता है और शॉर्टकट में बता देता है कि भाई ये चीज मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तभी जियो जो कहती है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। जिया सेंग भी कंधे उठा देता है कि जब तुम दोनों को नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता है। और जुआंग वो फैन की तरफ देखता है और यांग काई की तरफ, शायद इनमें से दोनों को किसी को पता हो। वो तुरंत कहता है, अगर किसी को नहीं पता तो हम इसे चुपचाप सह लेंगे और पता लगा लेंगे। वैसे तुम दोनों में से किसने सबसे पहले ये बात पता लगाई? तभी हम देखते हैं यांग काई कुछ बोल पाता है। इससे पहले ही जुआंग वो फैन, जिसने जाहिर तौर पर थोड़ी सी ताकत हासिल कर ली थी, वो तुरंत ही कहता है, जब ये जुआंग यहाँ आया तो ब्रदर यांग पहले से इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही कई लोगों को बाहर निकाल दिया है। जो देखकर जिया सेंग तुरंत ही कहता, ओह शिट यार, अगर ब्रदर जुआंग तुमने इसे पाया होता ना, मजा आ जाता, मैं तुम्हें पेल के ये ले जाता। लेकिन ब्रदर यांग के साथ थोड़ा सा गलत है ना यार। देखो भले वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे एज्योर सन टेम्पल के साथ ही आए हैं, तो अब उनसे अगर मैं ये छीनूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यांग काई का चेहरा तो गुस्से से काला पड़ जाता है। वो तुरंत ही कहता, ब्रदर जिया, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ, समझे? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इनकी मस्खरी देखेंगे कि क्या होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून।